दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। यदि पाने की जिद हो तो दोस्तों कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। यदि आप ठान लिए हैं कि मुझे परीक्षा पास करना है, मुझे जॉब लेना है, तो आप निश्चित ही दोस्तों इस काम को कर पाइएगा यदि आपके अंदर जज्बा है और आपने ठाना है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में द कैरोलाइन एज का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज को समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो पीरियड का डिस्कशन किए हैं वो है आपका जैकोबियन एज। दोस्तों हम लोग रीनेसा के अंतर्गत, याद रखिएगा, रीनेसा के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जिस एज का डिस्कशन किए वो था आपका इलिजाबेथन एज, इलिजाबेथन एज। Then we discuss Jacobian age और today we are going to discuss Caroline age। और as you know that this period Renaissance has been divided into 4 parts। Last one is that Commonwealth period। दोस्तों आप जानते हैं कि जो रीनेसां का टाइमिंग है ये 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक है। 1500 से लेकर 1600 तक चलता है, 1600 तक चलता है, याद रखिएगा, 1500 से लेकर 1600 तक। दोस्तों ये आपका जो इलिजाबेथन एज है ये 1558 से लेकर 1603 तक, याद रखिएगा, 1558 से लेकर 1603 तक। और 1603 टू 1625, फ्रॉम 1603 टू 1625 जैकोबियन पीरियड, और देन 1625 टू 1649 कैरोलाइन एज, और देयर आफ्टर 1649 टू 1660 आपका दोस्तों हो जाएगा कॉमनवेल्थ पीरियड। तो दोस्तों याद रखिएगा जो भी एज हैं हम इनका डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले इन सब का हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके चाहे हम लिटरेचर में प्रोज की बात करें, पोइट्री की बात करें या ड्रामा की, सारे पैटर्न्स को हम लोग डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कैरोलाइन एज की। तो दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक एक सेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी के लिए। यदि आप अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो बहुत ही मदद मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस सेशन में जो आपको सबसे पहले जो चीज़ मिलने वाला है, जैसे हम क्या पढ़ेंगे इस सेशन में, उसका एक रोड मैप आपको मिल जाएगा। जैसे आप यदि कहे कि द कैरोलाइन एज इज नेम्ड आफ्टर द विच किंग, एक सवाल है कि किस राजा के नाम पे, किंग के नाम पे इस एज का नाम पड़ा। फिर है व्हाई डिड ड्रामा डिक्लाइन ड्यूरिंग द कैरोलाइन एज। दोस्तों याद रखिएगा कि कैरोलाइन एज में ड्रामा का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, और विच पीरियड फॉलोड द कैरोलाइन एज, और इसके बाद कौन सा पीरियड आता है, और विच इवेंट इंडेड द कैरोलाइन एज, और किस इवेंट से कैरोलाइन एज की समाप्ति हो जाती है, और हु वाज द मोस्ट फेमस प्रोज राइटर ऑफ द कैरोलाइन एज, और इस एज का सबसे प्रोमिनेंट प्रोज राइटर्स कौन था। इन सब चीज़ों का दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम हर तरह से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है इसमें हम समाहित करना चाह रहे हैं दोस्तों, हर एज से, चाहे वो आपका प्रोज हो या पोइट्री हो या ड्रामा हो, उन सारे चीज़ों को हम समाहित कर रहे हैं ताकि आपकी विदिन समय काफ़ी अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल पे नए हैं, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर दोस्तों अवश्य करिए। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं द कैरोलाइन एज। इट स्टार्टेड 1625 एंड लास्टेड 1649। द कैरोलाइन एज नेम्ड आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट, याद रखिएगा किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा कैरोलाइन। दोस्तों लैटिन में कैरोलस, कैरोलस लैटिन में इसका अर्थ क्या हुआ, कैरोलस। याद रखिएगा ये जो आपका कैरोलाइन एज है वो आज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल में होता है दोस्तों उथल पुथल, मतलब एक उथल पुथल का एक समय था राजनीतिक दृष्टिकोण से। आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट, हाँ ये जो काव्यात्मक है इसमें काफ़ी रिफाइनमेंट आपको मिलेगी, नयापन मिलेगा।
एंड लिटरेरी ट्रांजिशन, और जो साहित्यिक अभी तक जो रिनेसा का ट्रेंड था, जो इसमें आप देख रहे थे कि ड्रामा का बहुत अच्छा से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें दोस्तों आपको दिखाई देगा कुछ बदलाव हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। फिर भी इट कंटिन्यूड द रिनेसा ट्रेडिशन बट वाज ओवरशैडोड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स लीडिंग टू द इंग्लिश सिविल वार। दोस्तों जो रिनेसा का ट्रेंड था, राइटिंग का पैटर्न था, वो चला, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जो सिविल वार है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, इसका प्रभाव आपको रचनाओं में दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों साहित्य क्या होते हैं, समाज का दर्शन होता है। जैसा आपका समाज होगा वैसी उस समय की रचनाएं होगी, जैसा लीडर वैसा वहाँ का साहित्य भी निर्धारित होता है। दोस्तों याद रखिए जो आपका सिविल वार है वो 1642 से लेकर 1651 तक चलता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये डेट है ना 1642, याद रखिएगा इसी समय आपका सिविल वार शुरू होता है। और दिस पीरियड ऑल्सो मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ इलिजाबेथन ड्रामा। और ये जो पीरियड है ये इंगित करता है इलिजाबेथन ड्रामा के लिए। तो परीक्षा में सवाल बन सकता है दोस्तों कि किस एज में इलिजाबेथन ड्रामा या रिनेसा की जो ड्रामा थी उसका डिक्लाइन एज शुरू हो जाता है, या ड्रामा का डिक्लाइन एज शुरू होता है। तो याद रखिएगा ये आंसर होगा आपका कैरोलाइन। दिस पीरियड एंड द राइज ऑफ मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर पोएट्स। आप देखें कि मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे ये अपनी राइटिंग शुरुआत कर देते हैं जैकोबियन एज में, लेकिन इनका अभी भी इनकी जो राइटिंग है कंटिन्यू रहती है कैरोलाइन एज में, और बहुत अच्छी अच्छी रचना इस एज में दोस्तों आती है। दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वही जो यहाँ पे बात है रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। याद रखिएगा रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट जो था आपका 1625 से 1649 तक। द पीरियड इज नेम्ड आफ्टर द चार्ल्स फर्स्ट हु हैड एन ऑटोक्रेटिक रूल लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स विथ पार्लियामेंट्स एंड प्यूरिटन्स। दोस्तों पार्लियामेंट और प्यूरिटन्स के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, इसी को सिविल वार के नाम से भी दोस्तों आगे जाना गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो मेजर इंसिडेंट्स होते हैं वो है आपका द सिविल वार, द इंग्लिश सिविल वार, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रॉयलिस्ट के सपोर्टर को दोस्तों हम कैवेलियर बोलते थे, और इन्हीं के सपोर्ट में जो राइटर्स हैं उन्हें कैवेलियर पोएट्स बोला गया। एंड पार्लियामेंट्स, और दोस्तों पार्लियामेंट्स के सपोर्टर्स को राउंड हेड्स बोला जाता था। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों याद रखिएगा, छोटी ही चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ सिविल वार हुआ ना, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टर्मोइल को शो करता है, दिखाता। देन कम्स एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स दी फर्स्ट। दोस्तों चार्ल्स दी फर्स्ट की हत्या हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों 1649 में, और यहाँ से कॉमनवेल्थ पीरियड की शुरुआत हो जाती है। द कैरोलाइन एज इंडेड, कैरोलाइन एज दोस्तों समाप्त हो जाती है व्हेन चार्ल्स दी फर्स्ट वाज एक्सक्यूटेड, जब हत्या कर दी जाती है। एंड इंग्लैंड बिकम अ रिपब्लिक अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। और दोस्तों अब यहाँ से जो सत्ता है ना ओलिवर क्रॉमवेल के हाथों में आ जाती है। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि वो जो ओलिवर क्रॉमवेल है ये कौन थे, प्यूरिटन्स थे या कैथोलिक थे? और दोस्तों इनके मृत्यु के बाद एक ऐसी शासन आती है रूल ऑफ नो मोनार्क, एक मतलब किसी भी मोनार्की की यहाँ पे व्यवस्था अब नहीं रहती है इंग्लैंड में। द क्लोजर ऑफ थिएटर्स, और 1642 में दोस्तों क्या होता है एक ड्रामा पे बैन कर दिया जाता है। जो ड्रामा था उसमें इतनी सेंसुअलिटी करप्शन हावी हो जाते हैं कि ड्रामा को वहाँ पे दोस्तों बैन किया जाता है। इसका एक कारण था ड्रामा को बैन करने का, क्योंकि ये मानव जीवन को पॉजिटिव एनर्जी न दे रहे थे बल्कि उसके विपरीत उन्हें इमोरल एजुकेशन दे रहे थे। तो जो थिएटर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और यहाँ से इसीलिए दोस्तों क्या होता है लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, और ड्रामा की डिक्लाइन शुरू हो जाती है इस एज में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ओलिवर क्रॉमवेल क्या थे। दोस्तों आगे हम देखते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरोलाइन एज। इस एज की जो साहित्य की विशेषता थी, किस प्रकार के साहित्य डेवलप हुए, उन्हीं चीज़ों का हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यह एज ना डिक्लाइन ऑफ ड्रामा के लिए जाना जाता है। द रिनेसा ट्रेंड ऑफ ड्रामेटिक्स बिगन टू डिक्लाइन इन द टाइम ऑफ कैरोलाइन एज। द क्लोजर ऑफ थिएटर्स इन 1642 बाई प्यूरिटन्स। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपके
ओलिवर क्रॉमवेल थे वो प्यूरिटन्स थे। तो प्यूरिटन्स के द्वारा क्या होता है दोस्तों, थिएटर्स को बंद कर दिया जाता है। और कब बंद कर दिया जाता है, 1642 में बंद किया जाता है। ये जो पॉइंट है दोस्तों आपके बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि ड्रामा को कब बैन किया गया। तो कौन बैन किए, तो प्यूरिटन्स किए। लेट टू द डिक्लाइन ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा, जो आप जानते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री का जो गोल्डन एज रहा था वो दोस्तों एलिजाबेथन एज रहा ड्रामा के लिए, लिटरेचर के लिए। उसमें जो ड्रामा का पैटर्न था दोस्तों उस पे यहाँ पे ठहराव आ जाता है। ड्रामा बिकम मोर समबर एंड साइकोलॉजिकल, फोकसिंग ऑन मोरालिटी एंड ट्रेजिक थीम्स। जो ड्रामा थे काफ़ी सामान्य हो जाते हैं और मोरालिटी और ट्रेजिक थीम पे वो फोकस करने लगते हैं। दोस्तों इन सब के बावजूद बेशक इन ड्रामा पे बैन हो गया, थिएटर्स बंद हो गए, फिर भी इस एज के 3 ड्रामेटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं ड्रामेटिस्ट को प्ले राइट्स भी कहा जाता है। इन 3 का नाम याद रखिएगा, जॉन फॉर्ड, फिलिप मैसिंगर और जेम्स रिले। दोस्तों सिर्फ इन 3 का आप नाम याद रखिएगा और इनकी एक रचनाएं यहाँ पे इंगित है। जैसे है टिस पीटी सीज ऑफ स्वोर, ये एक डार्क ट्रेजिडी है। और फिलिप मैसिंगर का है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स, यह है दोस्तों एक सटायर है। और है द कार्डिनल साइकोलॉजिकल ड्रामा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डोमिनेंस ऑफ पोएट्री। ये जो एज है ना, ये पोएट्री के डोमिनेंस के लिए जाना जाता है। पोएट्री इन द कैरोलाइन एज कंटिन्यूड द रीनेसा ट्रेडिशन बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ऑफ द टाइम। दोस्तों जो पैटर्न रीनेसा का था वही चला, लेकिन इसके अंदर आपको जो इंग्लैंड का वर्तमान कंडीशंस थे उसका रिफ्लेक्शन आपको रचनाओं में दिखाई देगा। इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेजर स्कूल्स, और इन रचनाओं को 2 पार्ट में बांटा जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट्री और कैवेलियर पोएट्री। दोस्तों जो मेटाफिजिकल पोएट्री था, इनका जो थीम था इंटेलेक्चुअल, कॉम्प्लेक्स एंड रिलीजियस पोएट्री। वेयर एज यहीं पे आप जो कैवेलियर पोएट्स थे, तो ये दोस्तों चार्ल्स जो आपके किंग थे उनके सपोर्टर थे। तो इनका जो रचनाओं का जो थीम था वो था कॉर्टली, एलिगेंट एंड सेकुलर पोएट्री। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इन दोनों में मेजर अंतर क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे कंपैरिजन बिटवीन मेटाफिजिकल वर्सेस कैवेलियर पोएट्री। तो दोस्तों सबसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फीचर्स हैं, यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री है और यहाँ पे कैवेलियर पोएट्री है। जैसे हम थीम की बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट्री की जो थीम थी ना, लव, रिलीजन और फिलॉसफी था। वहीं पे कैवेलियर पोएट्स का भी जो थीम था लव था, लेकिन इसमें कोर्टली लाइफ आपको दिखाई दे रहा है, ऑनर है। स्टाइल की बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट्स अपने रचनाओं को काफ़ी कम्प्लेक्स ढंग से लिखते थे। उसमें बहुत ज़्यादा कंसीट, एक्सेसिवनेस ऑफ मेटाफर दिखाई देता था, बहुत ज़्यादा वीटी रचनाएं होती थी। इन्हें समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको तर्क की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट होकर समझेंगे, जटिल था इनको समझना। लेकिन वहीं पे यदि आप कैवेलियर पोएट्स की रचनाओं की बात करें ना, तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखते थे, सरल भाषा में लिखते। यदि हम टोन की बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो थे बड़ी ही सीरियस टोन में लिखते थे, रिफ्लेक्टिव थे, लेकिन लाइट हार्टेड एंड प्लेफुल, बहुत ही आसान टोन था, सिंपल। की कंसेप्ट मेटाफिजिकल क्या थे, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल लव था। लेकिन वहीं पे हम बात करें कैवेलियर पोएट्री की तो ये फिजिकल लव था, चिवलरिक लव था। ठीक है, ये लव जो है ना, इस लव में अंतर, ये फिजिकल लव है। और ये बियॉन्ड, जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री मतलब द पोएट्री, द सब्जेक्ट मैटर विल बी द बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स भौतिक इस दुनिया से परे। दोस्तों ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन है, कैवेलियर पोएट्स कौन है, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी रचना की शुरुआत जैकोबियन एज में ही हो जाती है, इसलिए इनका पूरा हम डिटेल्स क्लास उसमें लिए हैं जैकोबियन एज में। तो दोस्तों आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो टू क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री एंड कैवेलियर पोएट्री। और दोस्तों याद रखिएगा ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अवश्य उस सेशन को देख लीजिए और नोट्स अपना बना लीजिए। और जिन भी दोस्तों को नोट्स चाहिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ प्रोज
लिटरेचर में प्रोज का जो डेवलपमेंट था उसकी बात करेंगे। ड्यूरिंग द कैरोलाइन एज प्रोज वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक राइटिंग्स। दोस्तों प्रोज की डेवलपमेंट होती है जिसमें आपको धार्मिकता, दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई देंगे। अनलाइक द प्रीसीडिंग इलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स, बिल्कुल इलिजाबेथ और जैकोबियन पीरियड्स के विपरीत द प्रोज ऑफ दिस एरा बिकम मोर सीरियस, argumentative and reflective, influenced by political conflicts, puritanism and the rise of the scientific thoughts। दोस्तों ये जो युग है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों हर एज के जो मेजर राइटर हैं, चाहे वो हम प्रोज की बात करें, पोइट्री की बात करें, ड्रामा की बात करें, तो जो मुख्य राइटर्स हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे जो प्रोज राइटर आते हैं वो हैं आपके जॉन मिल्टन, जेरोमी टाइलर, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउन और थॉमस होब्स। दोस्तों थॉमस होब्स की एक रचना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से रचनाओं का वो स्रोत भी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ऑल्दो मिल्टन इज बेस्ट नॉन फॉर हिज पोइट्री पैराडाइज लॉस्ट, जो जॉन मिल्टन है ना, इनकी जो पॉपुलरिटी है वह किस लिए है? इनकी पोइट्री के लिए है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। तो दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिकेशन कब हुआ था जरूर कमेंट करके बताइएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ही वॉज ऑल्सो अ पावरफुल प्रोज राइटर, वो एक बहुत अच्छे प्रोज राइटर भी थे एंड पॉलिटिकल थिंकर। हिज प्रोज वर्क्स वेयर लार्जली एंटी मोनारिकल, इनकी जो प्रोज रचनाएं थी याद रखिएगा एंटी मोनारिकल थी एंड सपोर्टेड प्यूरिटिज्म, और प्यूरिटिज्म को सपोर्ट करते थे, याद रखिएगा एंटी मोनारिकल थी। दोस्तों इनकी जो महत्वपूर्ण प्रोज वर्क्स हैं इस पे सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों एरोपैजिटिका। इसका नाम याद रखिएगा कि एरोपैजिटिका कब आता है? 1644 में आता है। अ पावरफुल आर्गुमेंट अगेंस्ट सेंसरशिप एंड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, याद रखिएगा दोस्तों। उसमें एक आ जाता है, उसी के विरुद्ध में ये दोस्तों लिखते हैं एरोपैजिटिका। इसके रचनाकार कौन है? तो जॉन मिल्टन है दोस्तों। इस बात को आप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों। हम आपके साथ उन्हीं वर्क्स की डिस्कशन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जिन वर्क्स का इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे हम सिर्फ राइटर्स का नाम लेके आगे बढ़ जा रहे हैं। इसके बाद जो इनकी दूसरी रचना है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये इनकी अगली प्रोज वर्क्स है। और फिर ऑफ एजुकेशन 1644 में ही आता है। अ ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन रिफॉर्म एम्फेसाइजिंग द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, और है इकॉनक्लास्ट्स 1649 में आता है। अ डायरेक्ट अटैक ऑन रॉयलिस्ट व्यू ऑफ चार्ल्स फर्स्ट एज अ मार्टायर। दोस्तों ये रचना जरूर आप याद रखिएगा मिल्टन की, आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पे यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस स्लाइड नहीं, इस सेशन की हर एक पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका दोस्तों जो दायरा है ना बहुत ही वाइड है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सर थॉमस ब्राउने की। ब्राउनेज प्रोज वाज फिलोसफिकल, साइंटिफिक एंड डीपली रिलीजियस। इनकी जो रचनाएं होती थी बड़ी ही फिलोसफिकल होती थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती थी और धर्म से जुड़ी होती थी। हिज स्टाइल वाज ऑर्नेट, इमेजिनेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, मेकिंग हिज वर्क सम ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोज ऑफ द एज। दोस्तों इनके कुछ रचनाओं का आप नाम याद रखिएगा, जैसे रेलिको मेडिकी, और है फिर स्यूडोक्सिया इपिडेमिका, और उसके बाद है आपको हाइड्रोटोपिया और ब्यूरल। ये सिर्फ रचना का नाम दोस्तों लिख लीजिएगा। और इस राइटर सर थॉमस ब्राउने का नाम याद रखिएगा कि ये कैरोलाइन एज के एक प्रोज राइटर है। उसके बाद नाम आता है दोस्तों जेरोमी टाइलर का, टेलर भी बोल सकते हैं दोस्तों। ही वॉज अ रॉयलिस्ट एंड एंग्लिकन प्रीचर। टाइलर्स प्रोज वाज ऑर्नेट, डिवोशनल एंड मोरालिस्ट। हिज वर्क्स वर वाइडली रीड फॉर देयर स्पिरिचुअल डेप्थ एंड पोइटिक ब्यूटी। दोस्तों स्पिरिचुअल डेप्थ और पोइटिक ब्यूटी के लिए इनकी रचनाओं की काफ़ी प्रशंसा होती है। इनकी जो मेजर वर्क्स हैं, प्रोज वर्क्स हैं, वो है हॉली लिविंग और है हॉली डाइंग। दो रचना का नाम याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे है अ गाइड टू क्रिश्चियन मोरालिटी एंड इथिकल बिहेवियर,
और मेडिटेशन ऑन डेथ द आर्ट आफ्टर लाइफ, धर्म पे आधारित इनकी रचनाएं हैं। अब जो राइटर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉमस होब्स। दोस्तों याद रखें, एक कैरोलाइन एज के राइटर है। द होब्स मोस्ट फेमस वर्क लिवियाथन वाज पब्लिश्ड इन 1651। दोस्तों इसकी पब्लिकेशन डेट को याद रखिएगा, आफ्टर द कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज के बाद इसका पब्लिकेशन होता है। हिज आइडियाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन इसके विचार जो थे ना वो कैरोलाइन एज में विकसित होते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ दिस टाइम। इनकी रचना का नाम याद रखिएगा, लिवियाथन। लेवियाथन एडवोकेट फॉर एब्सोल्यूट मोनार्की एंड आर्गुड दैट a strong central authority was necessary to avoid choice and civil war। दोस्तों जो सिविल वार हो रहे थे उनको रोकने के लिए ये अपना एक तर्क देते हैं और इस रचना को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट बॉर्टन की। बॉर्टन, ही वॉज an English author and fellow of Oxford University, known for his encyclopedia The Anatomy of Melancholy। दोस्तों द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली की पब्लिकेशन है 1621 में, अ साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये क्या है? मानवीय भावनाओं का एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। और ये इमोशंस क्या होगा दोस्तों? ये डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का एंड मेंटल हेल्थ का। इट वॉज अ मिक्स ऑफ साइंस एंड मेडिसिन एंड लिटरेचर। ये रचना न साइंस, मेडिसिन और लिटरेचर का क्या है? एक मिक्सअप है। वी कैन से, हम कह सकते हैं डेट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ह्यूमन इमोशंस, पार्टिकुलरली डिप्रेशन। डिप्रेशन का यहाँ पे दोस्तों अध्ययन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली। दोस्तों आपकी परीक्षाओं में जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल आ रहे हैं ना, उस सब के लिए इन रचनाओं का पब्लिकेशन डेट और रचना का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार दोस्तों ये पूछे गए हैं, लेवियाथन हो गया या एनाटॉमी ऑफ जो था इसको पूछा गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन टुवार्ड्स द प्यूरिटन एज। इस एज को हम कह सकते हैं कि प्यूरिटन की तरफ जाने के लिए एक ट्रांजिशन काल रहा, क्योंकि द एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट इन 1649 इंडेड द कैरोलाइन एज, लीडिंग टू द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ 1649 टू 1660। प्यूरिटन मतलब कॉमनवेल्थ पीरियड की शुरुआत हो जाती है। ड्रामा वाज कम्प्लीटली सप्रेस्ड, ड्रामा को बिल्कुल ही दबा दिया जाता है। एंड लिटरेचर बिकम मोरालिस्टिक एंड रिलीजियस, जो साहित्य थी काफ़ी वो नैतिकतावादी हो जाती है। जॉन मिल्टन्स अर्ली वर्क इन दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर हिज लेटर मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट। इस समय इनकी जो रचनाएं हैं वो एक ग्राउंड तैयार कर देते हैं इनके मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट के लिए, जो 1667 में आता है। इस सेकेंड एडिशन है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज का प्रभाव क्या रहा? शिफ्ट फ्रॉम रीनेसां टू प्यूरिटनिज्म। दोस्तों जो रीनेसां था ना वो कहाँ पे डेवलप हो गया? शिफ्ट करके प्यूरिटनिज्म में डेवलप हो गया। जो आप देख रहे थे ड्रामा का जो क्वालिटी में गिरावट आ गई थी, जो एक्सेसिवनेस ऑफ सेक्सुअलिटी, मोरालिटी जो दिखाई दे रहा था, अब उसमें मोरालिटी दिखाई देगा। दिस पीरियड मार्क द एंड ऑफ रीनेसां एक्जुबरेंस। जो रीनेसां का जो एक्जुबरेंस था, जो प्रवृत्ति थी, ट्रेंड थी, जो उत्साह था, उसकी समाप्ति को शो करता है। द बिगिनिंग ऑफ मोरालिस्ट एंड पॉलिटिकल लिटरेचर। एक नए ढंग से रचनाएं आती है जिसमें आपको राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई देते हैं और मोरालिटी काफ़ी दिखाई देती है। राइज ऑफ प्रोज एंड ड्रामा। प्रोज और ड्रामा की शुरुआत होती है अच्छी ढंग से। ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, प्रोज एंड पोइट्री बिकम डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म्स। कोई पूछे आपसे दोस्तों कि जैकोबियन एज में जो डोमिनेंट लिटरेरी जेनर्स थे वो क्या थे, तो याद रखिएगा प्रोज और ड्रामा, सॉरी प्रोज एंड पोइट्री, नॉट ड्रामा। प्रिपरेशन फॉर द रेस्टोरेशन। जो रेस्टोरेशन की शुरुआत होती है, द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। और रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? बहुत से कारण, लेकिन छोटा सा बात याद रखिएगा दोस्तों, 1660 में आपका फिर से जो ड्रामा पे बैन था वो हट जाता है। द थियोट्रिकल एंड लिटरेरी डिक्लाइन ऑफ द कैरोलाइन एज लेड टू द लिटरेरी रिवाइवल ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड
1660 ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इंटायर क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, और देन वी स्टार्ट अ वीडियो सीरीज फॉर यूजीसी नेट। दोस्तों की एग्जाम पॉइंट्स फॉर बीपीएससी टीआरई 4, टीजीटी, पीजीटी, बेट, यूजीसी नेट क्या है दोस्तों? द कैरोलाइन एज इज नेम्ड आफ्टर विच किंग? तो यहाँ पे होगा चार्ल्स द फर्स्ट। विच टू मेजर पोएटिक स्कूल एग्जिस्टेड इन द कैरोलाइन एज? कौन सी दो पोइटिकल स्कूल्स है? द मेटाफिजिकल पोएट्री और कैवेलियर पोएट्री। हु वेयर द मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स? मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन है? जरूर नाम याद कर लीजिएगा। जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचार्ड क्रैसो, हेनरी वोगान। और मेजर कैवेलियर पोएट्स कौन थे? तो रॉबर्ट हेरिक, थॉमस क्रेव, जॉन सकलिंग और रिचार्ड लॉलेस। तो दोस्तों जरूर नाम इन दोनों पोएट्री स्कूल के राइटर्स का याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। आगे है कि व्हाई डिड ड्रामा डिक्लाइन ड्यूरिंग द कैरोलाइन एज? कैरोलाइन एज में ड्रामा की डिक्लाइन क्यों शुरू हो जाती है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ थिएटर्स इन 1642 बाय द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स के द्वारा जब ड्रामा को बंद कर दिया जाता है तो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ड्रामा की डिक्लाइन का सबसे मेन कारण था थिएटर्स का बंद होना। लेकिन थिएटर्स क्यों बंद हुए? इसका कारण था जो ड्रामा थे इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी का हावी हो जाना, इमोरालिटी का हावी हो जाना। हु वाज द मोस्ट फेमस प्रोज राइटर ऑफ द कैरोलाइन एज? जॉन मिल्टन, अर्ली वर्क्स आते हैं जॉन मिल्टन के, सर थॉमस ब्राउन और जर्मी ट्रेलर, और भी थे, डिस्कस कर चुके हैं। विच इवेंट इंडेड द कैरोलाइन एज? कौन सी इवेंट होती है जो कैरोलाइन एज को समाप्त कर देती है? द एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट इन 1649। 1649 में जब इनकी हत्या हो जाती है तो कैरोलाइन एज की समाप्ति हो जाती है। और विच पीरियड फॉलोड द कैरोलाइन एज? तो द प्यूरिटन एज। तो दोस्तों आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्यूरिटन एज एंड इट्स लिटरेरी डेवलपमेंट। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस सेशन से आप बहुत सी चीज़ों को सीखे होंगे और निश्चित ही आपकी परीक्षा में ये सेशन बहुत मदद करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।